ही होता है। आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एक-एक चीज़ यहाँ जो बोली जा रही है उसको मैं लिखूँ। अगर बोल रहा हूँ आपको महत्वपूर्ण लग रहा है तो उसको आप लिख लीजिए। आप ज़िम्मेदारी लीजिए इसकी, ठीक है ना? बाकी यहाँ से नोट्स वगैरह वो सब तो उपलब्ध करवा ही दिए जाएँगे। लेकिन अपना माइंडसेट बदलिए। माइंडसेट एक अधिकारी जैसा होना चाहिए। इसको कहा जाता है ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। आप में से कोई एनडीए में गया है क्या? एनडीए का एग्ज़ाम दिया है? वहाँ पर ओएलक्यूज़ देखे जाते हैं। ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़। आप फॉलोवर नहीं हैं। आप ऑफिसर पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो फॉलोवर जैसा आपका चरित्र नहीं होना चाहिए। आपका चरित्र लीडरशिप इनिशिएटिव लेने का होना चाहिए। ठीक है? अंडरस्टूड? ठीक है। ये आपको राष्ट्रीय हितों के क्या प्रकार हैं, ये समझ में आया अच्छे से? अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि आपके सिलेबस में ये पहले वाला है, जो भी खतरा अस्तित्व संबंधी हित को नुकसान पहुंचाएगा, उनसे संबंधित सारा विषय हमको पढ़ना है। इसमें क्या-क्या आ गया? इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि कश्मीर आतंकवाद है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, उत्तर पूर्वी राज्यों का उग्रवाद है, वो आ गया। आतंकवाद है, ये आ गया, क्योंकि ये सीधा खतरा है। माओवाद है, नक्सलवाद है, मनी लॉन्ड्रिंग, क्योंकि वो आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे हम कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है। इस पे प्रश्न भी पूछे गए हैं। हम प्रश्न भी देखेंगे साथ-साथ विषयों को पढ़ते हुए। ठीक है? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसका क्या लिंक है आतंकवाद के साथ, वो हम देखेंगे, इसकी चर्चा करेंगे। कौन-कौन सी एजेंसियां क्या-क्या कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, उसका भी हम चर्चा क्लास में करेंगे। तो जो पहले वर्ग के हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यही आपके सिलेबस में है। आपसे ये नहीं पूछा पूछा जाएगा कभी भी एग्जाम में कि पर्यावरणीय संबंधी बदलाव जो हो रहे हैं, उसका आंतरिक सुरक्षा से क्या संबंध है? ऐसा प्रश्न मैंने देखा नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि वो पूछ नहीं सकते, पूछ भी सकते हैं, लेकिन मैंने उसका आपको संबंध बता दिया है कि भाई पर्यावरणीय बदलाव के बारे में अगर सरकार ध्यान नहीं देगी, तो हो सकता है कि 40-50 साल में या 20-30 साल में उसका ऐसा प्रभाव देखने को मिले कि जो आंतरिक चुनौतियां हैं, उससे निपटना मुश्किल हो जाए। बात समझ में आई? तो उस समय 20-30 साल के बाद वो सीधा खतरा बन जाएंगी। तो इसीलिए सरकारें जो हैं वो पर्यावरणीय बदलाव को लेके भी नीतियां बनाए हुए हैं। आप जानते हैं कि भाई जो अर्थव्यवस्था है उसको हाइड्रोजन की तरफ ले जाया जा रहा है। क्या आपको पता है कि अर्थव्यवस्था को बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स की तरफ ले जाया जा रहा है? क्या आपको पता है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हैं, उसके लिए भारत प्रतिबद्ध है कि 50% कम से कम हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है, वो हाँ, गुड। सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने ये कहा है कि भई आप अगर चाइना का इक्विपमेंट यूज़ करेंगे, तो उसमें आपकी क्या प्राइवेसी रह जाएगी? उसमें तो सारी जितने भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो चीट सर्किट लगा देंगे और वहाँ से ले जाएँगे। तो वो भी आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। तो ये नीतियाँ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि भविष्य में कोई भी ऐसा खतरा जो मध्य अवधि का या दीर्घकालिक खतरा, वो जो है तात्कालिक खतरा ना बने आने वाले समय में। इसके लिए सरकार प्रयासरत रहती है। समझ आया अच्छे से? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राज्य शक्ति के क्या आयाम होते हैं? क्योंकि आंतरिक सुरक्षा से लड़ने के लिए आपको शक्ति का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। क्या आप इससे सहमत हैं? तो आंतरिक सुरक्षा की चर्चा करने से पहले यह भी समझना है कि उस शक्ति के आयाम क्या है, डायमेंशन क्या है? अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि भई कुछ लोग होंगे जो नैतिकता में मानते हैं, वो एक प्रश्न करेंगे कि सर वायलेंस तो नहीं करना चाहिए, तो अनैतिक है। लेकिन भाई करें क्या? आप तो वायलेंस नहीं करना चाहते, लेकिन सामने वाला वायलेंस के लिए उतारू है, वो लड़ना चाहता है। आप जरा कल्पना कीजिए एक स्थिति कि आप अपने अपार्टमेंट से या घर से निकलते हैं और रोड पर एक आदमी आपको मिलता है, वो आदमी आपको सीधा थप्पड़ मारना शुरू कर देता है।
आप उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं देखिए हम तो अहिंसावादी हैं, हम आपसे नहीं लड़ना चाहते, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं आपसे लड़ने के। लेकिन वो व्यक्ति बोलता है मुझे तो इंटरेस्ट है आपसे लड़ने में। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? अच्छा, बात सिर्फ थप्पड़ खाने की नहीं है, बात यहां भी आ जाती है कि मार दिया जाता है। बात यहां आ जाती है कि किसी भी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है नागरिकों के जीवन की रक्षा। सरकार होने का मतलब ही नहीं है अगर वो नागरिकों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकती। और आप अच्छे से जानते हैं कि ऐसे तत्व हैं जो आपके जीवन को भी नष्ट कर देना चाहते हैं। ये आप मानते हैं? देखिए, इस पे हमें एक विचारक का विचार याद आता है। एक ब्रिटिश विचारक हुए थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है वो मानव प्रकृति को लेके बहुत शंका में रहते थे। वो कहते थे कि मानव जो है वो बहुत ही धूर्त होता है। वो एक दूसरे पर अपना हुकूमत जमाना चाहता है, दूसरे को अपना गुलाम बनाना चाहता है। उसकी एक टेंडेंसी होती है, आपने अपने परिवारों में भी देखी होगी, है कि नहीं? अपने आस-पास, आस-पड़ोस में भी देखी होगी कि कुछ लोग जो है दूसरों पर अपना धौंस जमाना चाहते हैं, अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरे को दबाना चाहते हैं। ये तो आपने देखा ही होगा, है कि नहीं? तो थॉमस हॉब्स की जो है क्रिटिसिज्म हुई थी कि भई आप तो मनुष्य प्रकृति को बिल्कुल नकारात्मक रूप में दिखा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि सारे ही नकारात्मक हैं। ऐसा तो नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसी सहयोग भी करते हैं, एक-दूसरे की हेल्प भी करते हैं, एक-दूसरे के बारे में अच्छा भी सोचते हैं। थॉमस हॉब्स कहते हैं कि भई चलो आपकी बात मान लेते हैं। वो कहते हैं कि मैं ये बात तो मान लेता हूँ कि अच्छे लोग भी होते हैं। चलो आपकी ये भी बात मानी कि ज़्यादातर अच्छे होते हैं। लेकिन वो कहते हैं ये कभी नहीं मानूँगा कि समाज में सारे के सारे अच्छे होते हैं। कुछ विकेड भी होते हैं, कुछ धूर्त भी होते हैं और वो निश्चित तौर पे आपका सब कुछ छीन लेंगे या छीन लेना चाहेंगे। और जब वो आपसे आपकी हर बहुमूल्य वस्तु आपसे छीन लेना चाहेंगे, यहाँ तक कि आपका जीवन भी छीन लेना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको लड़ना ही पड़ेगा। आपके पास कोई दूसरा चारा ही नहीं है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है? और सुरक्षा कभी भी हाथ जोड़ के नहीं होती है। अगर सामने वाला लड़ने के लिए उतारू है, तो उस पर बल प्रयोग करना पड़ता है। ये व्यावहारिक विषय है, यहाँ पर मैं नैतिकता में नहीं घुसूँगा। ये बात समझ में आई आपको? ये विषय अलग है। लेकिन हम अपने अनुभव से ये कह सकते हैं कि हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं, जिनके सामने आप हाथ जोड़ के भी खड़े होइएगा, तो भी आपको वो बख्शेंगे नहीं, तो भी आपके ऊपर वो हिंसा करेंगे। और ऐसे लोगों से अपनी सुरक्षा करने के लिए आपके हाथ ज़रूर उठेंगे। और मैं कहता हूँ कि आप अपना डिफेंस तो कम से कम करेंगे ही ना, उसके लिए भी तो हाथ उठाएँगे, उसके लिए भी तो शक्ति चाहिए। बात समझ में आई? तो आंतरिक सुरक्षा के लिए राज्य को शक्ति की आवश्यकता होती है। अगर आपका राज्य शक्तिशाली नहीं है, तो वो आंतरिक या बाह्य खतरों से आपकी रक्षा नहीं कर सकता। 1962 में युद्ध हुआ, हमारी टेरिटरी ले ली गई। क्या वो उस टेरिटरी को हम बचा पाए? या आज तक भी हम उस टेरिटरी को वापस ला पाए हैं? उसका क्या कारण है? कारण एक ही है कि हमारे राज्य में उस समय उतनी शक्ति नहीं थी कि वो अपनी टेरिटरी को बचा पाए। बात समझ में आई? आंतरिक सुरक्षा या बाह्य सुरक्षा, क्योंकि यहां पर हम बाह्य सुरक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, तो आंतरिक सुरक्षा के संदर्भ में ही मैं बात करूंगा। आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से राज्य शक्ति के दो आयाम हैं। एक भौतिक आयाम, इसको फिजिकल डायमेंशन कहते हैं। फिजिकल डायमेंशन। और एक मनोवैज्ञानिक आयाम, इसको साइकोलॉजिकल डायमेंशन कहते हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा।
साइकोलॉजिकल डायमेंशन। इसको समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम एक एक विषय की चर्चा करेंगे, जैसे कश्मीर आतंकवाद की चर्चा करेंगे या पूर्व उत्तर राज्यों में, उत्तर पूर्व राज्यों में उग्रवाद की बात करेंगे या माओवाद नक्सलवाद की बात करेंगे या आतंकवाद की बात करेंगे, तो उस समय ये दोनों आयाम आपको ध्यान रखने हैं, क्योंकि जब उसके हल की बात करेंगे, उसके सॉल्यूशन की बात करेंगे, तो सॉल्यूशन में राज्य शक्ति, स्टेट पावर का रोल भी होता है। राज्य शक्ति आपको प्रत्यक्ष रूप में किस रूप में दिखती है? भाई पुलिस क्या है? जब आप पुलिस वाले को देखते हो गन लिए, वो राज्य शक्ति का प्रतीक है। आप जब पैरामिलिट्री को देखते हो फ्लैग मार्च करते हुए, वो राज्य शक्ति का प्रतीक है, प्रत्यक्ष रूप है। उसमें आपको राज्य शक्ति का प्रत्यक्ष रूप देखने को मिलता है। बात समझ में आई? आर्मी को आप देखते हो तो भाई वो कहे जाते हैं ना, कोर्सिव आर्म ऑफ द स्टेट, राज्य के वो शक्ति के प्रतिरूप के रूप में उनको देखा जाता है। बात समझ में आई? तो उस शक्ति के इस्तेमाल के किए बिना आप आंतरिक सुरक्षा के खतरों से नहीं जूझ सकते। आपको शक्ति का इस्तेमाल तो उस शक्ति के क्या डायमेंशन है, उसके बारे में ये चर्चा है। बात क्लियर हुई कि किस बारे में ये चर्चा है? समझ में आया? तो इस चर्चा को ध्यान से सुने ताकि आपको समझ में आए कि ये जो दो आयाम हैं ये क्या हैं। देखिए, हाँ सोनम, आप अपना प्रश्न करिए। क्या समझ में नहीं आया आपको? आपको संदर्भ समझ में नहीं आया? आपने देखिए, आप सामान्य वाक्य मत लिखिए नहीं समझ आया। आप प्रश्न कीजिए कि ये चीज समझ में नहीं आई, मुझे आप स्पेसिफिक बताइए, तो ही मैं आपका समाधान कर सकता हूं। ठीक है? सामान्य नहीं समझ आया, इसका कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। क्या चीज समझ में नहीं आई? समझ में ना आने के कई कारण होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। समझ में ना आने के जो एक दो छात्र हैं, लगभग सारे के सारे छात्र वो कह रहे हैं बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। भौतिक वाला मैं समझाऊंगा, अभी तो इस टॉपिक में अंदर घुसेंगे हम आपको। हाँ, देखिए, एक तो कुछ इंस्ट्रक्शन दे दूं मैं ताकि लेक्चर जो है वो सुचारू रूप से चल सके। जब कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं तो थोड़ा धैर्य रखिए, उसको पूरा डिस्कस हो जाने दीजिए। आपने स्लाइड पे कोई चीज देखी नहीं, मैंने उस पे कोई वाक्य बोला नहीं और आपका डाउट खड़ा हो जाता है, तो ऐसे लेक्चर सुचारू रूप से चल नहीं पाएगा। अभी मैंने भौतिक आयाम और मनोवैज्ञानिक आयाम के बारे में बताया ही नहीं। ये तो मैंने आपको सिर्फ एक उसका संदर्भ बताया है कि ये जो मैंने स्लाइड बनाई हुई है वो किस संदर्भ में महत्वपूर्ण है, वो संदर्भ बताया है। ये टर्म मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं की। तो एक तो टॉपिक को पूरा होने दीजिए, तब तक धैर्य रखिए। दूसरा, समझ में ना आने का कारण यह है कि ध्यान केंद्रित नहीं है, क्योंकि मेरी भाषा बहुत सरल है। मैं इस विषय को बहुत गहराई से समझता हूं और मेरे में ये क्षमता है कि मैं इस विषय को बहुत आसान बना के आपको समझाऊं। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको पहले बार में समझ में ही आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। हो सकता है कि मन में प्रश्न भी खड़ा हो, लेकिन अगर आप ध्यान केंद्रित करके सुनेंगे तो निश्चित तौर पे आपको चीजें समझ आनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है? हाँ, एक प्रश्न है छात्रा का कि मध्यवर्ती प्रकृति समझ में नहीं आया। देखिए, मध्य अवधि प्रकृति जो है, इसका मतलब होता है मीडियम टर्म। मीडियम टर्म का मतलब होता है एक ऐसा खतरा जो अस्तित्व संबंधी हितों को नुकसान तुरंत तो नहीं पहुंचाएगा, लेकिन अगर उसका प्रबंधन ठीक से नहीं किया तो मध्य अवधि में, मध्य अवधि मतलब क्या? हो सकता है आने वाले 3 साल में, हो सकता है आने वाले 5 साल में, ये मध्य अवधि कहा जाता है। जब दीर्घकालिक बोला जाता है तो 20 साल में, 30 साल में, ठीक है ना, वो अवधि होती है। तो मध्य अवधि मतलब
मीडियम टर्म, ठीक है ना, मध्यावधि मतलब मीडियम टर्म, आप उसको अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मीडियम टर्म में 4-5 साल में वो अस्तित्व संबंधी हितों को सीधा नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। तुरंत तो नहीं करेगा, लेकिन 4-5 साल में पहुंचाना शुरू कर देगा। जैसे कि अगर आप अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक से प्रबंधित नहीं करेंगे, तो 4-5 साल में उसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जो बेरोजगार युवा होगा वो जो है अपराध की तरफ अपना मुंह मोड़ेगा। समाज में अपराध बहुत ज्यादा होंगे, हो सकता है उनमें से कुछ आतंकवादी संगठन भी ज्वाइन कर लें, हो सकता है उसमें कुछ उग्रवादी संगठन भी ज्वाइन कर लें, तो वो फिर आंतरिक सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन जाता है। ये समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए, समझ में ना आने का एक और कारण है कि आप लेट आते हैं, ये भी एक कारण होता है। अगर आप शुरू से लेक्चर नहीं सुन रहे हैं तो आपको समझ नहीं आएगा। बीच में आके अगर आप आधे घंटे बाद आ रहे हैं, 15 मिनट बाद आ रहे हैं, मैंने कुछ उसका कुछ फाउंडेशन रख दिया है और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि सीधा विषय समझ में आ जाए, तो आपको मैं निश्चित बता दूं कि अगर आप रेगुलर अटेंड नहीं कर रहे हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा विषय। ये विषय नहीं, आपको कोई विषय समझ में नहीं आएगा और आप निश्चित फेल होंगे। ये भी समझ लीजिए, क्योंकि डिसिप्लिन जो रखेगा वो आपसे बेहतर परफॉर्म करके आएगा। ठीक है? तो टाइम से आप लेक्चर अटेंड कीजिए और पूरा ध्यान केंद्रित करके कीजिए। उसके बाद कुछ डाउट आता है, ठीक है, और सामान्य वाक्य मत लिखिए कि हमें समझ नहीं आ रहा है। क्या समझ नहीं आ रहा है वो बताइए, मैं उसका तभी समाधान कर सकता हूं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अन्यथा ये टॉपिक आपको समझ नहीं आएगा। ध्यान केंद्रित करके, राज्य शक्ति के दो आयाम होते हैं, भौतिक और मनोवैज्ञानिक। इसका मतलब क्या होता है? तो इसको इस उदाहरण से समझिए। क्या आपने अपनी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो शारीरिक रूप से तो बड़ा बलशाली है, लेकिन अगर लड़ाई हो जाए तो यह व्यक्ति सबसे पहले भागेगा डर के? ऐसा व्यक्ति देखा है? ऐसा व्यक्ति जो 6 फुट का है, शरीर भी बड़ा ताकतवर है, हाथ पैर भी बड़े शक्तिशाली हैं, लेकिन दिल बड़ा कमजोर है, कहीं भी लड़ाई हो गई तो तुरंत भागेगा। ठीक है। अच्छा, आपने ऐसा व्यक्ति देखा है जो शरीर से तो बड़ा कमजोर है, लेकिन मन से बड़ा शक्तिशाली है, कहीं भी लड़ाई होगी सबसे पहले ये कूदेगा लड़ाई में, बिल्कुल नहीं डरेगा? ये भी देखा है? ठीक है, बहुत अच्छे। अब ध्यान से सुनिए, अगर शरीर बलशाली है और मन से व्यक्ति कमजोर है, तो ऐसे बल का कोई उपयोग नहीं, वो बल बर्बाद है, उसका कोई सदुपयोग नहीं हो सकता। खतरा आएगा तो भी व्यक्ति के पास बल होते हुए भी पिटेगा। ये आप मानते हैं? ठीक है। अच्छा, एक और चीज, आप में आपका मन बड़ा शक्तिशाली है, लेकिन शरीर से आप कमजोर और आपके सामने पहलवान आ गया। आप डरते तो किसी से नहीं, लेकिन आपके शरीर में शक्ति नहीं, आप लड़ने चले जाते हैं, तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा हड्डियां टूटेंगी। हाँ, हार निश्चित है। ठीक है, अब इस उदाहरण से आप आसानी से इसको समझ पाएंगे। जो राज्य शक्ति का भौतिक आयाम है वो क्या है? वो है आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री। उसके सैनिक, सैनिक कितने तगड़े हैं?
अच्छा खाए पिए लंबे तगड़े हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, किसी देश की स्पेशल फोर्सेस कैसी हैं, उनको हथियार कैसे दिए गए हैं, क्या उनके पास हथियार अच्छे हैं, क्या उनकी ट्रेनिंग में इतना बल है कि किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुल कर सके, क्या उनको प्रोटेक्शन का पूरा इक्विपमेंट दिया हुआ है, क्या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है, या अभी भी तलवार भालों के साथ लड़ रहे हैं, तो बंदूकों के सामने टिक नहीं पाएंगे, या एसएलआर राइफल है और दुश्मन के पास AK-47 है। भौतिक आयाम होता है कि आपका इंटेलिजेंस नेटवर्क कैसा है, आपके सोल्जर कैसे हैं, उनको ट्रेनिंग कैसी मिली है, उनके पास हथियार कितने उम्दा क्वालिटी के हैं, एडवांस्ड हथियार हैं कि नहीं, टैंक कैसे हैं, फाइटर जेट्स कैसे हैं, बंदूकें कैसे दी गई हैं, बॉम्ब कैसी हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट कैसी किस क्वालिटी की है, ये सब आता है भौतिक आयाम। समझ में आया? क्लियर हुआ? भौतिक आयाम। राज्य शक्ति का भौतिक आयाम यह भी होता है कि देखिए, अगर और ज्यादा लिंक करना चाहे तो राज्य शक्ति का भौतिक आयाम यह भी होता है कि उसकी इकोनॉमी कैसी है। आज चीन इतना बलशाली कैसे है? क्योंकि उसकी इकोनॉमी बहुत बलशाली है। ये आप मानते हैं? आप कल्पना कीजिए कि हमारी जो इकोनॉमी है वो $3 ट्रिलियन से बढ़कर और $15 ट्रिलियन हो जाए, तो आप क्या मानते हैं, हम शक्तिशाली देश बनेंगे या कमजोर देश बनेंगे? गुड। इस पे मैं कौटिल्य का एक वक्तव्य याद आता है, वो मैं आपको जरूर कहना चाहूंगा, आप परीक्षा में भी लिख के आ सकते हैं। कौटिल्य से प्रश्न किया गया कि एक राजा की असली शक्ति क्या होती है, तो ध्यान से सुनिएगा वो क्या कहते हैं। राजा की असली शक्ति सेना नहीं होती, राजा की असली शक्ति तिजोरी होती है जिसमें कर आता है। कौटिल्य मानते हैं कि अगर तिजोरी ताकतवर है, अगर कर अच्छे से आ रहा है, और आपसे मैं पूछूं कि जो टैक्स है वो अच्छे से कब आएगा, जब लोग भुखमरी से ग्रसित होंगे, गरीब होंगे, या वो अच्छा फल फूल रहे होंगे और इकोनॉमिकली अच्छा कर रहे होंगे, तब। हाँ, एक छात्रा का कहना है कि लेकिन सर, राजा की असली शक्ति उसकी प्रजा और सेना की निष्ठा भी तो है। निश्चित तौर पे प्रजा और सेना की निष्ठा वो हम मनोवैज्ञानिक आयाम में चर्चा करेंगे, लेकिन अगर आपकी इकोनॉमी ही वीक है तो आप सेना को तनख्वाह कैसे देंगे, आपके लिए कोई क्यों लड़े? बात समझ में आ रही है? इसीलिए कौटिल्य ने कहा कि राजा की असली शक्ति भौतिक आयाम में अगर देखें, निश्चित तौर पे मनोवैज्ञानिक आयाम में यह है कि प्रजा का सपोर्ट होना चाहिए, उसकी सेना का उसके अंदर निष्ठा होनी चाहिए, ये तो है ही वो मनोवैज्ञानिक आयाम में। लेकिन भौतिक आयाम में राजा की असली शक्ति सेना नहीं है, राजा की असली शक्ति तिजोरी है। यह समझ में आया? क्लियर हुआ कि ये भौतिक आयाम क्या है? इसमें कोई डाउट है? अब डाउट उसको रहेगा जो बीच बीच में ध्यान इधर उधर, प्रेमी प्रेमिका इत्यादि में, या किसी पार्क में, या तालाब पे, या हंसी घाटियों में, जहां पर दिमाग जा रहा होगा तो निश्चित तौर पे डाउट ही डाउट होगा। लेकिन अगर ध्यान केंद्रित करके मेरी बात सुन रहे होंगे तो बहुत स्पष्ट मैंने समझा दिया है। ठीक है? अब देखिए, मनोवैज्ञानिक आयाम क्या है, इसके दो पहलू हैं, इन दोनों पहलू को आप ध्यान से सुनिएगा। मनोवैज्ञानिक आयाम
जो मैंने आपको उदाहरण दिया कि भाई एक व्यक्ति मन से कमजोर है तो भले ही उसका शरीर ताकतवर, कोई देश के पास शक्ति बहुत है, लेकिन उसके जो नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं उनके पास इच्छा शक्ति नहीं। बात समझ में आई? इसको कहते हैं नेशनल विल, राष्ट्रीय इच्छा शक्ति। किसी भी राष्ट्र की मनोवैज्ञानिक आयाम में क्या आता है? राष्ट्र की इच्छा शक्ति। अब प्रश्न खड़ा होता है, इच्छा शक्ति किस चीज के लिए? ये तो प्रश्न खड़ा होता है ना भाई, इच्छा शक्ति के लिए आपके जैसे आपको इच्छा शक्ति किस लिए जरूरत है? ताकि आप ये एग्जाम क्लियर कर दो। एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होता है कि आपकी इच्छा कितनी प्रबल है। तो इच्छा शक्ति किस चीज के लिए? इच्छा किस चीज की? इच्छा, ये जो भौतिक आयाम है, इसको उपयोग करके राष्ट्र हित में कृत्य करने की इच्छा, वो इच्छा शक्ति। बात समझ में आई? राष्ट्र हित में बल प्रयोग, जो भी बल है जो भौतिक आयाम से आता है, भाई बल तो, असली बल तो भौतिक आयाम से आता है। आपके पास टैंक अच्छे हैं, आपके पास फाइटर जेट अच्छे हैं, आपके पास बंदूकें अच्छी हैं, लेकिन जो नेतृत्व में लोग बैठे हैं वो उसका उपयोग करना ही नहीं चाहते या डर रहे हैं करते हुए। समझ में आया? हाँ, मनोवैज्ञानिक आयाम, इसका एक पहलू मैं आपको बता रहा हूं, दूसरा पहलू की चर्चा करूंगा। एक पहलू क्या है कि भौतिक शक्ति का इस्तेमाल करने की इच्छा शक्ति। समझ में आया? और ये इच्छा शक्ति कहां से आती है? ये इच्छा शक्ति जो निर्णय लेने के पद पे बैठे हुए लोग हैं, जो ऊपर बैठे लोग, भाई उन्होंने ही लेना है। अब भाई कहीं पे मान लो कि आतंकवादियों के विरुद्ध या उग्रवादियों के विरुद्ध एक्शन लेना है, अब मैं तो शिक्षक हूं, मैं थोड़ी ना लूंगा ये निर्णय, मैं तो लूंगा नहीं। ये निर्णय कौन लेगा? अब जो वहां पर जो व्यक्ति होगा, जैसे अगर मणिपुर में कुछ हो रहा है तो मणिपुर के जो नेतृत्व में लोग बैठे हुए हैं या केंद्र के नेतृत्व में जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें कितनी इच्छा शक्ति है उस प्रॉब्लम से जूझने की, जो शासन में होगा। बिल्कुल समझ में आया? प्रजा नहीं, प्रजा ने तो अपना काम कर दिया, प्रजा ने तो अपना वोट डाला, वोट डाल के व्यक्तियों को चुन लिया। अब जो चुने गए हैं ये उनकी इच्छा शक्ति। एक चीज आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा कि ये जो इच्छा शक्ति होती है ना, जो राष्ट्र की इच्छा शक्ति, किस किस चीज को? इस भौतिक संसाधनों को, सुरक्षा के जो भौतिक आयाम है उसको उपयोग करने की जो राष्ट्र की इच्छा शक्ति है, वो आती है राजनीतिक इच्छा शक्ति से, राजनीतिक इच्छा शक्ति से। बात समझ में आई? और राजनीतिक इच्छा शक्ति कहां से आती है? वो आती है प्रजा के सपोर्ट से। अगर गवर्नमेंट के पीछे प्रजा का सपोर्ट नहीं होगा, अगर गवर्नमेंट गवर्नमेंट जो भी एक्शन ले रही है उसके प्रति अगर पब्लिक का सपोर्ट नहीं होगा, खासकर प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में, तो राजनीतिक इच्छा शक्ति भी क्षीण पड़ जाती है, कमजोर पड़ जाती है। और जो निर्णय लेने के पद पर बैठे हुए हैं वो राष्ट्र हित में या पब्लिक की सुरक्षा के हित में जो एक्शन लेना होता है वो नहीं ले पाते। ये बात समझ में आई? क्लियर हुई? तो ये एक छात्र लिख रहे हैं कि सर आपकी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस बोर्ड पे मैं बहुत अच्छा नहीं लिख पाता हूँ, वैसे हैंडराइटिंग मेरी इससे भी अच्छी है पेपर पे। एनीवेज, देखिए एक दूसरा पहलू क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
ये तो मनोवैज्ञानिक आयाम का एक पहलू ये हुआ कि राष्ट्र की कितनी इच्छा शक्ति, क्योंकि देखिए आपको उदाहरण देता हूं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए हमारे ऊपर, आपको याद है कि 2001 में हमारे पार्लियामेंट के ऊपर हमला हुआ। ठीक है, आपको पता है, आप अंतरराष्ट्रीय संबंधों में इसके बारे में पढ़ेंगे भी कि पार्लियामेंट में जब हमला हुआ तो हमारी मिलिट्री को ऑर्डर किया गया कि आप पश्चिमी सीमा पर तैनात हो जाइए। लाखों में सैनिक भेजे गए। अब प्रश्न ये था कि क्या हमला किया जाए, क्योंकि जो पार्लियामेंट पे हमला हुआ वो ऐसे आतंकवादी संगठनों ने किया जो सीमा पार से आए हुए थे, और जिसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई जो पाकिस्तान का राज्य है उसका वो संलिप्त था, उसमें उसका हाथ था उस हमले में। तो निर्णय लिया गया कि पाकिस्तान को जो है वो पाठ पढ़ाया जाए राज्य शक्ति का इस्तेमाल करके। लेकिन उसके बाद भी उस निर्णय को एग्जीक्यूट नहीं किया गया, उसको कृत्य में नहीं बदला गया। फिर 26/11 का अटैक हुआ। हम इन आतंकवादी हमलों के बारे में चर्चा करेंगे जब आतंकवाद की चर्चा होगी। 26/11 का हमला हुआ। क्या आप 26/11 के बारे में जानते हैं? 26/11 क्या है? गुड। हाँ, मुंबई अटैक। वो भी बहुत बड़ा हमला था। उसके बाद भी कोई एक्शन जो है सरकार नहीं ले पाती है। अगर राष्ट्र की इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है और राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग है, तो इस प्रकार का कोई भी हमला होता है तो उसका जवाब दिया जाना चाहिए। जो हमलावर हैं या उनके जो हैंडलर हैं, अगर उनको इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा तो उससे डेटरेंस क्रिएट होता है। उनको भी लगता है कि हमें भी हानि होगी। बात समझ में आई? तो वहां पर कुछ हद तक मनोवैज्ञानिक आयाम में कमी दिखाई पड़ती है, उस डायमेंशन में कमी दिखाई पड़ती है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? ठीक है, एक पहलू तो ये हुआ। अब ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आज के संदर्भ में 21वीं सदी में जब कम्युनिकेशन सिस्टम इतने उन्नत हो गए हैं, आप जानते हैं कि सोशल मीडिया आ गया है, लोग ट्विटर पे बहुत कुछ पढ़ते हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते नहीं है, बहुत कम देखने लग गए हैं, या कम से कम जो है सोशल मीडिया ने कुछ हद तक लोगों के माइंड्स पे अपना काफी प्रभाव डाला है। ये आप अच्छे से जानते हैं। कम्युनिकेशन क्षेत्र में देखिए इतने एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम हो गए हैं। आप जो व्हाट्सएप यूज करते हैं ना, व्हाट्सएप तो लगभग आप सभी यूज करते हैं। क्या आपने एक मैसेज पढ़ा है कि व्हाट्सएप में जो सूचना का आदान प्रदान होता है उसमें कितने बिट की एन्क्रिप्शन होती है? हाँ, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होता है, बहुत अच्छा। लेकिन आप क्या बता सकते हैं कितने बिट की? देखिए आज लेक्चर का समय खत्म हो गया है, तो मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूं, जाइएगा, पता कीजिएगा कितने बिट की एन्क्रिप्शन होती है। ठीक है, हम इसकी चर्चा जारी रखेंगे। कल आपसे मुलाकात होगी। आपका कोई प्रश्न शंका आए उसको लिख लीजिएगा। कल जब मैं मिलूं तो आपका प्रश्न आप बताइएगा, उसका समाधान करने की मैं कोशिश करूंगा। उम्मीद है कि आज के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे, क्योंकि ये फाउंडेशन है। ये समझ में आएगा तो आगे के सारे टॉपिक अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट।